वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं समरूपता। क्या होती है समरूपता? समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर है, दोनों को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, साथ ही समरूपता के लिए कौन कौन से प्रतिबंध आवश्यक है, इन सब बातों को हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखने पर ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि समरूपता क्या होती है। आप यहां 3 वर्ग देख रहे हैं। इन तीनों वर्गों को ढंग से देखिए। पहला वर्ग लाल है, दूसरा हरा और तीसरा नीला। इन तीनों वर्गों को ढंग से देखने पर हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों वर्गों का आकार एक जैसा है। तीनों ही वर्गाकार हैं। ये भी वर्ग के आकार का है, ये भी वर्ग के आकार का है और ये भी वर्ग के आकार का है। जब तीनों ही वर्गाकार हैं तो क्लियर हुआ, तीनों का आकार एक ही है। दूसरी बात, इन तीनों के आकार समान होने के साथ साथ एक चीज और है। क्या है? कि इन तीनों की भुजाओं की माप भी समान है। बिल्कुल दिख रहा है आपको, तीनों की भुजाएं समान माप की हैं। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार और जिनकी माप समान होती है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। सर्वांग समता आपने कक्षा 9 में पढ़ी है और बहुत अच्छे से सीखा था। चलिए एक बार देखते हैं हम कि ये सर्वांग समता होती क्या है। सर्वांग सम, आपको ये जो शब्द है सर्वांग सम, ये सर्वांग सम शब्द ही आपको स्वयं का अर्थ बताता है। देखिए कैसे। सर्वांग सम में आप देख रहे हैं सर्व प्लस अंग प्लस सम। क्या मतलब निकला? सर्व यानी सभी, अंग यानी कि भाग और सम यानी कि समान। यदि किन्हीं आकृतियों में सभी भाग समान हो, सभी अंग समान हो, तो वो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती है। देखिए तीनों वर्गों को, तीनों वर्गों के आकार समान है, तीनों वर्गों की भुजाएं समान है, तीनों वर्गों के कोण समान है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ना, कोण हो, भुजा हो, शीर्ष, दोनों तीनों में ही 4-4 है, यानी सभी अंग समान है। और सभी अंग समान है तो ऐसी आकृतियों को हम कहेंगे सर्वांग सम आकृतियां। अगर मूल रूप से हम ये देखें तो सर्वांग सम आकृतियों में 2 विशेषताएं आपको नजर आएंगी। और वो 2 विशेषताएं क्या होती है कि इन आकृतियों का आकार समान होता है, साथ में माप भी समान होती है। तो ऐसी आकृतियां जिनका आकार और माप समान होता है सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। चलिए इनको छोड़िए और अब आप आइए इन 3 आकृतियों पर। दिख रही है तीनों आकृतियां, इनका आकार क्या है? तीनों ही आकृतियां वृत्ताकार है। तीनों में वृत्त है, तीनों का आकार समान है क्योंकि तीनों ही वृत्ताकार हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि तीनों की माप भी समान है, यानी कि इन तीनों ही वृत्तों की त्रिज्याएं समान है। तभी तो बिल्कुल एक समान आकृतियां हैं, क्योंकि इन तीनों ही वृत्तों का आकार समान है और इनकी माप समान है। इसलिए ये तीनों वृत्त भी सर्वांग सम हैं। क्लियर है? चलिए ये 3 आकृतियां और ले लीजिए। दिख रहा है आपको कौन सी आकृति है ये? त्रिभुज। वेरी गुड। तीनों ही त्रिभुज हैं और इन तीनों त्रिभुजों में एक विशेषता आपको और नजर आ रही होगी। क्या? त्रिभुजों की भुजाएं समान है। अगर हम एक त्रिभुज की बात करें तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जानते हैं ना आप अच्छे से? बिल्कुल। तो ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, तीनों के तीनों समबाहु त्रिभुज हैं। तीनों समबाहु त्रिभुजों में हम ये देख रहे हैं कि तीनों का आकार समान है। क्यों? क्योंकि तीनों ही समबाहु त्रिभुज है। दूसरी बात, इन समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं की माप समान है या नहीं? दिख रही है आपको? अजी देखने में ही पता लग रहा है कि तीनों त्रिभुजों की भुजाओं की माप भी समान है। तो ये तीनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है। चलिए कुछ और आकृतियां लेते हैं। ये देखिए, इन आकृतियों को ढंग से देखने पर हम पाते हैं कि ये सभी आकृतियां वर्ग के आकार की है। मतलब ये हुआ कि इन सभी आकृतियों का
आकार समान है। चारों वर्ग हैं इसलिए चारों वर्गाकार आकृतियां हैं, इसलिए चारों वर्गों का आकार समान है। इन चारों आकृतियों का आकार समान है। साथ में हम देख रहे हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी इन तीनों आकृतियों की माप समान है? नहीं, इनकी माप समान नहीं है। पहला वर्ग बड़ा है, दूसरा उससे छोटा है, तीसरा उससे छोटा है। मतलब यह हुआ कि इनकी भुजाओं की माप समान नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अंतिम जो दो वर्ग हैं उनकी भुजाओं की माप समान है। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कि अंतिम जो दो वर्ग हैं वो दोनों सर्वांगसम हैं। क्यों? क्योंकि उनके आकार समान होने के साथ साथ उनकी भुजाओं की माप भी समान है। लेकिन अगर मैं पहले तीन वर्गों की बात करूं तो आप क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इनका आकार तो समान है लेकिन माप समान नहीं है। चलिए इस बात को स्पष्ट करें उससे पहले हम वृत्त भी देखते हैं। ये देखिए, इन वृत्तों को देखिए। इन वृत्तों में भी हम वही चीज देख रहे हैं कि पहले तीन वृत्त समान आकार के हैं। आकार तो चारों वृत्तों का समान है, चारों ही आकृतियां वृत्ताकार है, लेकिन पहले तीन वृत्तों की माप समान नहीं है। पहला वृत्त बड़ा है, दूसरा उससे छोटा और तीसरा उससे भी छोटा। तो यानी कि इन तीनों की माप समान नहीं है, तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। क्योंकि इन तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग है इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। और यही बात हमारे वर्ग में लागू होती है। पहले तीन वर्ग समान माप के नहीं थे, आकार समान था, माप समान नहीं था, तो वो भी सर्वांगसम नहीं थे। चलिए लास्ट वाले दो वृत्तों की बात करते हैं। दोनों वृत्त बिल्कुल समान आकार के हैं, आकार समान है, वृत्ताकार है, साथ ही देख रहे हैं कि माप भी समान है। बिल्कुल एक जैसी शेप है ना, दोनों बिल्कुल बराबर आकृतियां हैं, इसलिए ये दोनों सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि आकार भी समान और माप भी समान। तो जिन आकृतियों में आकार और माप समान होता है वो आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां होती है। लीजिए त्रिभुज भी ले लेते हैं और इन त्रिभुजों को भी देखिए आप। ये चार त्रिभुज हैं हमारे सामने और चारों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि पहले तीन त्रिभुज समान माप के नहीं है, आकार तो सभी का समान है। ये चारों समबाहु त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि पहला सबसे बड़ा है, दूसरा उससे छोटा है, तीसरा उससे छोटा है, लेकिन तीसरा और चौथा बराबर है। बिल्कुल आकार भी समान है और माप भी समान है, भुजाओं की माप भी समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतिम दो त्रिभुज सर्वांगसम है क्योंकि आकार भी समान है और माप भी समान है। लेकिन पहले तीन त्रिभुजों की अगर हम बात करें तो वो तीनों त्रिभुज आकार तो समान है क्योंकि तीनों के तीनों समबाहु त्रिभुज है, लेकिन माप समान नहीं है, भुजाएं अलग अलग माप की है। इसीलिए पहला बड़ा है, दूसरा उससे छोटा है और तीसरा उससे भी छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीन त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है क्योंकि इनके सभी अंग समान नहीं है। आकार समान है लेकिन भुजाएं समान नहीं है, इसलिए ये तीनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। चलिए हम एक साथ लेते हैं इन सभी आकृतियों को। देखिए आप, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज, इनमें हम देख रहे हैं कि पहली तीन आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके आकार तो समान है लेकिन माप समान नहीं है। तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समरूप आकृतियां। रूप तो समान है लेकिन माप समान नहीं है। रूप से तात्पर्य आकार, रूप से तात्पर्य है आकार, आकार तो समान है लेकिन माप समान नहीं है। तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सर्वांग समता में सभी अंग समान, तो फिर समरूपता में क्या होगा? समरूप। समरूप मतलब समान रूप। अगर दो आकृतियों का रूप समान है तो हम उन दोनों आकृतियों को समरूप आकृतियां कहेंगे। क्लियर है? शब्द अपना अर्थ स्वयं बताता है, देखने की आवश्यकता है। टुकड़े कीजिए और देख लीजिए कि उसका क्या अर्थ निकलता है। तो यहां समरूपता का अर्थ निकलता है ऐसी दो आकृतियां जिनका रूप समान हो। और हमने अभी अभी देखा कि वह आकृतियां जिनके आकार समान हो समरूप आकृतियां कहलाती है, और वह आकृतियां जिनके आकार समान होने के साथ साथ माप भी समान हो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है।
तो क्लियर हुआ कि क्या सर्वांग समता है और क्या समरूपता है। इस चीज को हम और क्लियर करेंगे, देखते रहिए। आप कभी फोटो खिंचवाने फोटोग्राफर के पास गए हैं? फोटोग्राफर हमसे पूछता है कि आपको किस साइज में फोटो बनवानी है। वो आपकी फोटो खींचता है और आपसे कहता है पासपोर्ट साइज में फोटो बनवानी है, पोस्ट कार्ड साइज में फोटो बनवानी है, स्टैम्प साइज में फोटो बनवानी है। मतलब आपकी एक तस्वीर खींचेगा और आप चाहें तो उससे पोस्ट कार्ड साइज फोटो बनवा लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लीजिए या फिर स्टैम्प साइज फोटो बनवा लीजिए। तीनों फोटोज समरूप होंगी। क्यों? अजी रूप तो आप ही का है ना, आकार समान है, लेकिन आप देख रहे हैं कि तीनों की माप अलग अलग है। इसलिए ये तीनों आकृतियां, पोस्ट कार्ड साइज, पासपोर्ट साइज और स्टैम्प साइज, ये तीनों आकृतियां समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम इसलिए नहीं है क्योंकि आकार तो समान है लेकिन माप समान नहीं है। और जिन आकृतियों का आकार समान होता है उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। तो यह है हमारी समरूप आकृतियां। चलिए समरूपता को और अच्छे ढंग से समझते हैं। हम लेते हैं इन दो आकृतियों को और समझते हैं इनसे समरूपता को और ढंग से। साथ ही क्लियर करते हैं कि समरूपता के लिए प्रतिबंध क्या हो सकते हैं, कौन से प्रतिबंध आवश्यक हैं जिसके बेस पर हम ये कह सकें कि दोनों आकृतियां समरूप है। तो चलिए, आपको यहां दो चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों चतुर्भुजों के नाम आप पढ़ पा रहे हैं, ABCD और PQRS। तो हमारे पास दो चतुर्भुज हैं, ABCD और PQRS। इन दोनों चतुर्भुजों को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये समरूप है या नहीं है। दिखने में तो हमें लग रहा है कि दोनों का आकार एक जैसा है, इसलिए ये समरूप हो सकते हैं। साथ में ये भी दिख रहा है कि माप अलग अलग है, इसलिए सर्वांग सम तो नहीं है। तो समरूप है या नहीं है, इस बात की जांच करते हैं और देखते हैं कि समरूप होने के लिए कौन सी बात आवश्यक है। चलिए देखते हैं। हम यहां देख रहे हैं कि ABCD में भुजा AB 2 सेंटीमीटर है और यहां भुजा PQ 4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार BC 4 सेंटीमीटर है और QR 8 सेंटीमीटर है। SP 6 सेंटीमीटर है और DA, यहां हम AD भी बोल सकते हैं, 3 सेंटीमीटर है। और SR 9 सेंटीमीटर है और CD या फिर DC 4.5 सेंटीमीटर है। आपको कुछ दिख रहा है? बिल्कुल, मुझे तो दिख रहा है। आप देखिए क्या दिख रहा है हमें। हमें यह दिख रहा है कि ये 2 और ये 4, यानी कि इस 2 से जस्ट 2 गुना है 4, इस 4 से 2 गुना है 8, इस 4.5 से 2 गुना है 9 और इस 3 से 2 गुना है 6। यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात समान है। कैसे? देखिए, क्लियर करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि पहले चतुर्भुज ABCD में AB बटा PQ, दूसरे चतुर्भुज की भुजा PQ, इन दोनों की माप कितनी है? AB की माप है 2 सेंटीमीटर और PQ की माप है 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, सरल करता हूं, तो 1/2 मिलता है। कैसे मिल रहा है 1/2? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यानी AB और PQ का अनुपात कितना है? 1/2। क्लियर? अब आप इसी प्रकार से BC और QR का अनुपात भी देखिए। ये लीजिए BC बटा QR। BC की माप कितनी है? 4 सेंटीमीटर और QR की माप कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसे भी अगर मैं सरल करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि मुझे 1/2 मिलने वाला है। आप क्या देख रहे हैं? AB बटा PQ का मान भी मुझे 1/2 मिला है और BC बटा QR का मान भी मुझे 1/2 मिला है। मतलब ये हुआ कि ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का जो अनुपात है, यानी कि ये बटा ये बराबर 1/2 और ये बटा ये भी बराबर 1/2। साथ में अगर मैं इन भुजाओं का अनुपात निकालूं तो देखिए क्या होगा। हम निकालते हैं CD और RS का अनुपात। ये CD और ये RS। तो CD 4.5 सेंटीमीटर और RS 9 सेंटीमीटर। और जब इसे भी मैं सरल करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/2। क्लियर है? यहां भी हम देख रहे हैं CD और RS का अनुपात 1/2 है।
अब हम एसपी और डीए का अनुपात भी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम डीए लेते हैं, डीए बटा एसपी। तो इसका अनुपात कितना मिलेगा? डीए की माप है 3 सेंटीमीटर और एसपी की माप है 6 सेंटीमीटर, और इसको सरल करने पर भी मुझे 1/2 मिल रहा है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आप क्या देख रहे हैं कि इनका अनुपात भी समान है। हम ये देख रहे हैं कि चारों ही अनुपात बराबर हैं, चारों ही अनुपात बराबर है। एक चीज हमें और देख लेनी चाहिए कि ये जो भुजाएं हैं इन्हें हम संगत भुजाएं कहेंगे। कैसे? कि AB के संगत भुजा है PQ, तो ये संगत भुजाओं का अनुपात हो गया AB बटा PQ, और BC के संगत भुजा है QR, तो ये BC बटा QR संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। इसी प्रकार RS और CD यानी कि CD और RS भी संगत भुजाएं हैं, एक दूसरे के संगत भुजाएं, इसलिए इनका भी अनुपात 1/2 हो गया। और DA के संगत भुजा हो गई PS, तो DA और SP इन दोनों का अनुपात भी 1/2 हो गया। यानी इन दोनों चतुर्भुजों में सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे? ऐसे। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि AB बटा PQ, BC बटा QR, CD बटा RS तथा DA बटा SP बराबर है 1/2 के। तात्पर्य यही है कि इस दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान है। संगत भुजाओं के साथ साथ अब आप इनके कोण भी देख लीजिए। दिख रहा है? A के संगत कोण है P, और आप क्या देख रहे हैं कि दोनों कोण समान है। ये भी 87 डिग्री है और ये भी 87 डिग्री है, दोनों 87 डिग्री के हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण P के। क्लियर? दूसरी चीज, अब आप इस B के संगत कोण देखिए कौन सा है। हम देख रहे हैं कि B के संगत कोण Q है और इन दोनों की माप भी समान है, तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर है कोण Q के। बिल्कुल इसी प्रकार आप C के संगत कोण R को देखिए, इन दोनों की माप भी बिल्कुल समान है। ये लीजिए, कोण C बराबर है कोण R के, तो C के संगत कोण R भी बिल्कुल बराबर है क्योंकि दोनों की माप 73 डिग्री है। अब बचा D, तो D के संगत कोण है S, और हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों की माप भी बराबर है। लिख दीजिए कोण D बराबर है कोण S के। यहां हम ये देख रहे हैं कि दोनों चतुर्भुजों के चारों संगत कोण आपस में समान हैं। बिल्कुल इसके और इसके दोनों आकृतियों के सभी संगत कोण बराबर हैं। A 87 डिग्री है, P 87 डिग्री है, B 105 डिग्री है तो Q भी 105 डिग्री है, C 73 डिग्री है तो R भी 73 डिग्री है, और D 95 डिग्री है तो S भी 95 डिग्री है, और यही हमने यहां लिख दिया है। तो हम यहां दो चीजें देख पा रहे हैं कि इन दोनों चतुर्भुजों की संगत भुजाएं बराबर अनुपात में है, समान अनुपात में है। सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, साथ ही सभी संगत कोण भी समान हैं। तो इस तरह से अगर दो आकृतियां समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और उनके सभी संगत कोण भी समान होते हैं। तो ऐसी दो आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। तो ये हमारे हो गए समरूप आकृतियों के लिए दो प्रतिबंध। क्या? कि सभी संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान होता है, साथ ही सभी संगत कोण अगर समान होते हैं, तो दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। चलिए लेते हैं इन आकृतियों को एक बार फिर से और समझते हैं ढंग से समरूपता और सर्वांग समता में अंतर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ग की। आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले तीनों वर्ग बिल्कुल समान आकार के हैं और समान माप के हैं, इसलिए वो सर्वांग सम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वर्ग सर्वांग सम है। तो क्या ये समरूप है? प्रश्न अच्छा है ना। क्या ये समरूप भी है? हां, ये समरूप भी है। क्यों? क्योंकि समरूप आकृतियां हमने देखा वो हैं जिनके आकार समान हो, तो इनका आकार समान है ना। अगर आकार समान है तो ये समरूप है। आकार समान होने के साथ अगर इनकी माप भी समान है तो ये सर्वांग सम भी है। मतलब ये तीनों वर्ग समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। चलिए अब हम इन चार वर्गों की बात करते हैं और इन चार वर्गों से समझते हैं समरूपता और सर्वांग समता को। देखिए पहले मैं बात करता हूं अंतिम दो वर्गों की। अंतिम दो वर्गों की बात करते हैं। देखिए आप इन्हें ढंग से, दोनों छोटे वर्गों की बात कर रहा हूं, बिल्कुल समान दिख रहे हैं।
आकार भी दोनों का समान है और माप भी दोनों की समान है, तो दोनों सर्वांग सम है कि नहीं है? जी हाँ, दोनों सर्वांग सम है, क्योंकि आकार भी समान है और माप भी समान है। सर्वांग सम होने के साथ साथ क्या वो समरूप है? जी हाँ, वो समरूप भी है, क्योंकि उनका आकार समान है। क्लियर? वो समरूप है क्योंकि उनका आकार समान है। अब मैं बात करता हूं तीन वर्गों की, जो शुरू वाले तीन वर्ग है इनकी। इन तीनों वर्गों को अगर हम देखें तो इनके आकार तो समान है, लेकिन माप समान नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये समरूप तो है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है, जबकि अंतिम दो वर्ग सर्वांग सम भी हैं और समरूप भी हैं। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हर सर्वांग सम आकृति समरूप भी होगी। चलिए लेते हैं इन तीन वृत्तों को। देखिए, जो तीन वृत्त हमने सबसे पहले लिए थे, हम उन्हीं वृत्तों को वापस लेते हैं और देख रहे हैं कि तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, आकार भी समान है और माप भी समान है। तो आकार और माप दोनों समान है, इसलिए ये सर्वांग सम है। लेकिन क्योंकि इनका आकार समान है, इसलिए ये समरूप भी है। रूप को देखिए ना, एक जैसे दिख रहा है, एक जैसे है ना, आकार समान है, तो बस समरूप है। यानी ये तीनों वृत्त समरूप भी है। अब मैं लेता हूं ये चार वृत्त, आपको दिख रहा है पहले तीन वृत्त आकार में समान है लेकिन माप में समान नहीं है, इसलिए ये समरूप है। समरूप है क्योंकि तीनों का आकार समान है। अगर माप समान होती तो सर्वांग सम भी हो जाते, लेकिन माप समान नहीं है, इसलिए सर्वांग सम नहीं है, केवल समरूप है। लेकिन अंतिम दो वृत्त देखिए, आकार भी समान है और माप भी समान है, इसलिए ये अंतिम दोनों समरूप भी हैं और सर्वांग सम भी हैं। इसी प्रकार से आप इनको इन त्रिभुजों में देख सकते हैं। ऊपर वाले तीनों त्रिभुज सर्वांग सम भी हैं और समरूप भी हैं, क्योंकि आकार भी समान है और माप भी समान है। क्योंकि आकार समान है इसलिए समरूप है, और आकार और माप दोनों समान है इसलिए सर्वांग सम है। अब इन चार को देखिए, इन चार त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि पहले तीन समरूप हैं, क्योंकि आकार समान है, माप समान नहीं है, इसलिए केवल समरूप है। लेकिन अंतिम दो त्रिभुज देख रहे हैं आप, आकार भी समान है और माप भी समान है, इसलिए वो समरूप भी है, क्योंकि आकार समान है और माप समान है, इसलिए वो सर्वांग सम भी हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हर सर्वांग सम आकृति समरूप भी होती है, हर सर्वांग सम आकृति समरूप भी होती है। लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांग सम हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन हर सर्वांग सम आकृति समरूप होती है। तो क्लियर? आपके यह समझ में आ जाना चाहिए कि सर्वांग सम और समरूपता यानी कि समरूप, हर सर्वांग सम आकृति समरूप होगी, लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती। तो क्लियर? हर सर्वांग सम आकृति समरूप होगी, लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांग सम हो यह आवश्यक नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं और अच्छे से और क्लियर करते हैं हमारे कंसेप्ट को, सर्वांग सम और समरूप। ये दो आकृतियां और समझते हैं सर्वांग समता को ढंग से। आपको इन दोनों आकृतियों में एक चीज कॉमन नजर आ रही है। हमने देखा था कि दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो और सभी संगत कोण समान हो। आप यहां देख रहे हैं कि ऊपर वाली आकृति वर्गाकार है। आप जानते हैं वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, तो इस वर्ग के सभी कोण समकोण हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। साथ में आप ये दूसरी आकृति जो देख रहे हैं, इस दूसरी आकृति में भी आपको यही दिख रहा है कि सारे कोण समकोण हैं। क्या ये वर्ग है? देखिए इसकी भुजाओं को और पता लगाइए कि ये वर्ग है या नहीं है। जी हां, ये वर्ग नहीं है, ये एक आयत है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समान है, चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए ये वर्ग नहीं है, ये आयत है। तो इस वर्ग और आयत दोनों में सभी संगत कोण समान है। इसके भी प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री है और इसके भी प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री है। तो क्या ये समरूप है? नहीं ना, दिख ही रहा है रूप समान नहीं है, क्योंकि इसका आकार वर्ग के आकार का है और इसका आकार आयत के आकार का है, इसलिए दोनों के आकार समान नहीं है। तो आकार समान नहीं है तो दोनों समरूप नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम इस प्रतिबंध को देखें, कौन से को, कि दोनों में कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, तो क्या यह पर्याप्त प्रतिबंध समरूप कहने के लिए आकृतियों को? स्पष्ट हो रहा है ना? नहीं,
क्यों? क्योंकि ये दोनों समरूप आकृतियां नहीं है, जबकि दोनों में इनके संगत कोण समान है। क्लियर? चलिए हम दो आकृतियां और लेते हैं और कंसेप्ट करते हैं ढंग से। क्लियर? ये लीजिए, इन दोनों आकृतियों को देखिए। अब आप इन दोनों आकृतियों में आप देख रहे हैं कि ऊपर तो आकृति वर्ग है, सभी भुजाएं समान है। अब आप नीचे देखिए, इस आकृति को हम कहते हैं समरूप चतुर्भुज। क्लियर? तो इस समरूप चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है। और अगर इनकी भुजाओं के अनुपात को देखूं तो देखिए अनुपात समान है, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4। सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान है ना? तो सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, क्या ये दोनों समरूप हैं? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का आकार समान नहीं है, वो तो वर्ग है और ये समचतुर्भुज है, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं है। क्लियर? लेकिन हम देख रहे हैं कि संगत भुजाएं तो समानुपाती है। हमने प्रतिबंध निकाला था कि जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है वो समरूप होते हैं। जी हां, प्रतिबंध निकाला था, लेकिन प्रतिबंध के साथ एक प्रतिबंध और था कि संगत कोण भी समान होने चाहिए। और आप यहां क्या देख रहे हैं? संगत भुजाएं तो समानुपाती है, लेकिन संगत कोण समान नहीं है। क्योंकि संगत कोण समान नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्या? कि दो आकृतियों की संगत भुजाएं समानुपाती भी हो और संगत कोण भी समान हो, तभी दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां होती है। क्लियर? दो आकृतियों में सभी संगत भुजाएं समानुपाती भी होनी चाहिए और सभी संगत कोण समान भी होने चाहिए, तभी वो आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाएंगी, वरना नहीं। तो आपने देखा क्या कि सभी वर्ग जिनकी माप समान हो चाहे ना हो, सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्लियर है? जी हां, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। अब अगर वर्ग की अलग अलग माप वाली भुजाएं होंगी, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो कितने भी वर्ग बना लीजिए आप, सभी वर्ग समरूप ही होंगे। क्लियर है? सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, लेकिन समरूप तो पक्का होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग समरूप होता है। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हर वृत्त समरूप होता है, प्रत्येक वृत्त भी समरूप होता है, चाहे अलग अलग माप के हो। सर्वांग सम नहीं होंगे अगर माप अलग अलग है तो, लेकिन समरूप तो होंगे, क्योंकि रूप सभी का समान है, आकार सभी का समान है। अगर मैं त्रिभुज की बात करना चाहूं तो आपने देखा था अभी समबाहु त्रिभुज, केवल समबाहु त्रिभुज पर यह प्रतिबंध लागू हो सकता है कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। सर्वांग सम हो चाहे ना हो, लेकिन समरूप तो होगा ना। बिल्कुल समरूप होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का आकार समान होगा। ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज और ये भी समबाहु त्रिभुज, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। अगर आप ये बात कहने लगे कि समद्विबाहु त्रिभुज भी समरूप होगा, जी नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं तो समान होती है, लेकिन तीसरी भुजा अलग होते ही आकार में फर्क आ जाएगा, आकार समान नहीं होगा, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। केवल और केवल समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होगा, प्रत्येक वृत्त समरूप होगा, प्रत्येक वर्ग समरूप होगा। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आज हमने इतना कर लिया है कि हम प्रश्नावली 11.1 का प्रत्येक सवाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने आज देखा कि दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका आकार और माप समान हो, और यदि केवल आकार समान हो तो वो समरूप आकृतियां कहलाती है। और इन आकृतियों का ये गुण क्या कहलाता है? समरूपता। क्लियर? तो हमने आज समरूपता को बहुत अच्छे से समझाया है। आपको अगर ये अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कुछ कमी लगी, कुछ समझ में नहीं आया, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी उस शंका का समाधान करूंगा। निश्चित रूप से अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और उनके भी कंसेप्ट कीजिए क्लियर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और सीखेंगे इससे आगे। ओके, बाय।